हेलो डियर ये फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है ये कि A1 लेवल पे आपको कौन से ग्रामर टॉपिक्स आने चाहिए। लोस गेट्स, सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं। पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक्स जो कि हर हाल में हमें आने चाहिए। उसके बाद वो होंगे जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में अगर आपको कुछ ना भी पता हो तो फिर भी आप A1 का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और आखिर में होंगे कुछ एंड रिमार्क्स। तो सबसे पहले बात करते हैं उन ग्रामर टॉपिक्स की जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए और ये लाजमी है आने। इनके बगैर हम इम्तिहान में बहुत गड़बड़ियाँ करेंगे, तो इसलिए इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करके आप पेपर देने जाएं। सबसे बेसिक और पहला टॉपिक जो कि आना चाहिए वो है वर्ब की फॉर्म्स, उनके सब्जेक्ट के मुताबिक। और जर्मन लैंग्वेज में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, जैसे कि रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, सेपरेबल, इनसेपरेबल, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। नाम से आपने परेशान नहीं होना, इन सभी पे वीडियोस आपको मिलेंगी A1 जर्मन कोर्स की प्लेलिस्ट में, जो कि मैं अटैच कर दूंगी। वो जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से वर्ब्स कैसे फॉर्म्स बनाते हैं और किस तरह से उनके सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन इनकी बेसिक एक एक एग्जाम्पल हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। प्रेजेंस की अगर बात की जाए, जो कि प्रेजेंट टेंस है, उसमें हम ये एंडिंग्स लगाकर डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स बनाते हैं। जैसे इश की फॉर्म ए के साथ हम लगाएंगे आमतौर पर, ठीक है। डू को एस टे के साथ एंड करते हैं प्रेजेंट टेंस में। एस कहते हैं ही शी इट, उसको टे के साथ। विया को आमतौर पर जैसी उसकी वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है वही रहती है। और इया थे के साथ, और जी भी एन के साथ हम एंड करते हैं। जैसे कि एक रेगुलर वर्ब की एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है आना। तो करना आपने क्या होता है, वर्ब की फॉर्म्स बनाने के लिए किसी भी वर्ब का एन या ई एन एंड वाला काट देना होता है। उसके बाद डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके मुताबिक आपको इन फॉर्म्स को लगाना होता है। तो इस तरह से कुछ इसका टेबल बन जाता है। तो मैं आती हूँ, तुम आते हो, वो आता है, वो आती है, इट कम्स, हम आते हैं, तुम सब आते हो, वो सब आते हैं, और आप आते हैं, इसका मतलब होता है। अब बात हो जाए एक इरेगुलर वर्ब की, जो कि यहाँ पर हमने लेजन लिया है। लेजन का मतलब है पढ़ना, टू रीड। तो जब भी इरेगुलर वर्ब्स होते हैं तो आम तौर पर वो डू और एस की फॉर्म में अपनी शक्लें बदलते हैं, वरना इश, विया, या और जी की फॉर्म्स वही रहती हैं जो कि हमने यहाँ पर देखी हैं। ठीक है, तो हो जाएगा जी इश लेजे, मैं पढ़ती हूँ। डू लीस्ट, तुम पढ़ते हो। एस लीस्ट, विया लेजन, या लेस्ट, और जी लेजन। जो चीज़ जर्मन को बहुत मज़े का लेकिन एट द सेम टाइम मुश्किल बना देती है वो है उसके अलग होने वाले वर्ब्स। क्योंकि हमें शुरू में बहुत मुश्किल लगती है ये चीज़ सीखनी, क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेज हिंदी या उर्दू में या फिर इंग्लिश में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी होती। तो ये डिफरेंट में एक अलग चीज़ है जिसको हमें उसके तौर पर याद करके प्रैक्टिस करना होता है। तो अलग होने वाला एक वर्ब है अनकॉमन। हाली कॉमन था आना, अनकॉमन है टू अराइव, पहुंचना। तो इसको हम सेंटेंसेस में कुछ इस तरह से लिखेंगे, और जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो जो पहला पार्ट है वो टूट कर हमेशा एंड पर जाया करता है। बाकी कॉमन की फॉर्म्स वैसी ही हैं जैसे कि यहाँ पर थी। इसी तरह सेपरेबल वर्ब्स के छोटे भाई हैं इनसेपरेबल वर्ब्स, जो कि अलग नहीं होते, लेकिन उनके शुरू में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि अलग नहीं होते। तो हमें उनके मीनिंग्स को याद करना होता है। तो अगर आप देखें, कॉमन आना था, अनकॉमन पहुंचना था, लेकिन बेकॉमन का मतलब होता है हासिल कर लेना, टू गेट के मतलब में, और ये टूटता नहीं है। इसी के साथ एंडिंग सेम रखकर ही इसकी फॉर्म्स बनती हैं। तो ये तो एग्जाम्पल्स कुछ ही थी आपके लिए। मैंने यहाँ पर जगह ना होने की वजह से रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की एग्जाम्पल्स नहीं दी, लेकिन अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि कैसे उसकी फॉर्म्स बनाएंगे, एक वीडियो लिंक कर दी जाएगी, उसको आप चेक कर सकते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट जो कि हमें हर हाल में आना चाहिए और सही सही आना चाहिए, वो है वर्ब की फॉर्म्स उनके सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर ये फॉर्म्स इसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो हम फिर गलतियाँ कर कर के जर्मन बोलेंगे और लिखेंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम जब भी आप लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करें तो वर्ब को उनकी सही फॉर्म्स के साथ याद करें, और जब भी बोलें और लिखें तो ये सभी फॉर्म्स का ध्यान रख कर लिखें और बोलें। दूसरा टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमें पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में भी पता होना चाहिए। 3 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ लिखी हैं, जैसे कि इश, मिश और मियाँ। मैं, मुझे, और इसके 2 मतलब हैं, मुझे भी इसका मतलब है और मुझको भी। तो इनके टेबल्स को आपने सही तरह याद करके, यही आपकी हेल्प करते हैं ज़्यादा सारे सेंटेंसेस बनाने में। तो इसका टेबल देख लेते हैं, जो कि ये रहा। इसको आपने खूब याद करके उसके बाद ही सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज़ करना होता है, और इस पर रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आपने उसको देखा हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए तीनों केसेस के बारे में, कि नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव की क्या फॉर्म्स होती हैं, कैसे हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। नॉमिनेटिव होता है जी सब्जेक्ट, जो बंदा वो काम करता है एक सेंटेंस में, और आकुजाटिव और डाटिव के बारे में अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये होते हैं ऑब्जेक्ट्स, इन पर काम हो रहा होता है, जो कि एक सेंटेंस में हाँ सब्जेक्ट जो है वो करता है। तो इसको भी करने के लिए हमें केसेस और टेबल्स का पता होना चाहिए। तो ऊपर जो कि हमने बात की थी फेजोनाल प्रोनोमन के टेबल की, इसको याद करने के बाद अगला टारगेट आपका होना चाहिए कि डेफिनेट और इनडेफिनेट के आर्टिकल के टेबल को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप इनको रिटन टेक्स्ट में देखें या लिसनिंग में सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसकी बात हो रही है। जहाँ तक डेया डी डस की बात है तो इस सारे बॉक्स में सारे लफ्ज़ों का मतलब द है ना, डेफिनेट आर्टिकल जो इंग्लिश का होता है द। उर्दू हिंदी में आई थिंक हमारा कोई ऐसा वर्ड होता नहीं है जिससे हम स्पेसिफाई कर सकें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। लेकिन आ और एन तो बहुत आसान है, जब किसी एक चीज़ की हमने बात करनी है तो उसका ये टेबल होता है। इसको भी अगर हम याद करने की कोशिश करें तो इसके बाद सेंटेंसेस बना पाते हैं। जहाँ तक बात रही कि अगर एक टेबल आप याद कर लेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ, तो सारे टेबल्स जो और डिफरेंट टेबल्स हैं वो इसी टेबल की एंडिंग्स के साथ ही बनते हैं। थोड़ी सी माइनर चेंजेस आती हैं, जो कि अगर आप इस टेबल को याद कर लेंगे तो बाकी टेबल्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर एक और चीज़ है जो कि हमें टफ़ लगती है, और वो ये है कि डिफरेंट वर्ब्स जर्मन लैंग्वेज में डिफरेंट केसेस फॉलो करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 80 से 85% ऑफ वर्ब्स जो होते हैं वो अपने बाद आकुजाटिव केस फॉलो करते हैं। बिल्कुल थोड़े से होते हैं जो कि डाटिव केस फॉलो करते हैं। तो अगर वर्बों को उनकी जो कैटेगरीज हैं उसके मुताबिक आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, जैसे कि अभी हम एक लिस्ट देखने लगे हैं, जो कि ये रही। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स बनाकर देखते हैं कि कैसे हम इनको सेंटेंसेस में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल ली है नुमा एल्फ की, जो कि है खाउफन, ख़रीदना। जैसे कि इश खाउफे आइने याके, यहाँ से हमें पता चला कि ये आकुजाटिव ले रहा है, तो मैं ख़रीदती हूँ एक जैकेट। उसके बाद है एया खाउफ्ट आइन राडियो, वो ख़रीदता है एक रेडियो। तो A1 लेवल पे बेशक ये फॉर्म सही आप ना यूज़ कर पाएँ, लेकिन इनके मतलब तो आपको आने चाहिए ना। दूसरी एग्जाम्पल है नुमाजेशन की, अनरूफन, कॉल करना। ये भी अपने बाद आकुजाटिव लेता है। तो इश रूफे डिश अन, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। उसके बाद है जी रूफ्ट मिश अन, वो मुझे कॉल करती है, और ये टूट कर लगता है, जैसे कि हमने ऊपर शुरू में बात की थी। अब कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएं ऐसे वर्ब्स की जो कि अपने बाद डाटिव लेते हैं, और इस लिस्ट में आपको यही 5 दिख रहे हैं। डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट डाटिव वर्ब्स आपने याद करके उनके सेंटेंसेस बनाना सीखना होता है। तो हमने लिया है ज़ीपसेन हेल्फन, मदद करना। तो इश हेल्फे डिया, मैं तुम्हारी
मदद करती हूँ या करता हूँ, इसका मतलब है। उसके बाद है er dankt mir, जो कि 18 पर है डांकन। डांकन आपको डांके से याद होगा, डांके कहते हैं थैंक्स को, तो इसी से एक वर्ब बन जाता है डांकन, जिसका मतलब होता है शुक्रिया करना। तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया ना, उस लड़के ने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमें टाइम के बारे में पूछना बताना आना चाहिए, और टाइम के बारे में बताने पूछने के लिए हमें नंबर्स हर हाल में आने चाहिए। हमें दिनों के नाम, मौसमों के नाम, महीनों के नाम सभी इसमें आ जाते हैं। तो टाइम के बारे में भी आपको बताना पूछना आना चाहिए। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट वोकैबलरी है वो हम देख लेते हैं, जो कि ये रही। आप वीडियो पॉज करके इन वर्ड्स को पढ़ें, इनके मीनिंग्स को देखें, इनमें से कितने आपको आते हैं कितने नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि wie spät ist es hier? Es ist Viertel nach 2। टेलिंग टाइम से रिलेटेड एक बड़ी मज़े की मुझे ऑडियो मिली थी, जो कि ठागे साइटन und उआ साइटन से रिलेटेड थी, और ये डोइचे वेले की वेबसाइट पर दी गई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अब आप चेक करें कि सुबह, दोपहर से पहले, दोपहर में, दोपहर के बाद, शाम को, रात को, किस किस टाइम से लेकर किस किस टाइम तक हम जर्मन में कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भी ज़रूरी है, और ये है निगेशन का, कि अगर जुमलों की नफ़ी करनी है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है या मैं नहीं आ सकती, तो हम किस तरह से करेंगे। ये भी हमें अगर आता हो तभी हम hören lesen अच्छे से कर सकते हैं। तो खाइन कहीं भी आपको दिखेगा, इसको आपने पहचान लेना है। सभी फॉर्म्स एक ही हैं, इनके मतलब हैं जी नो के मतलब में। और याद रखिएगा कि खाइन हमेशा हम नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब हमने कहना है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो हम खाइन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दी गई हैं। जैसे कि ich habe eine Schokolade, मेरे पास है एक चॉकलेट। Ich habe keine Schokolade, मेरे पास कोई चॉकलेट नहीं है। काइन की हम बात कर रहे थे कि इनको हम नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक बात है वर्ब्स की और एडवर्ब्स की, और टाइम को अगर जगह को हमने निगेट करना है तो वो हम निश्ट के साथ करते हैं, जिसका मतलब है नॉट। Ich esse gerne Brötchen, ich esse nicht gerne Brötchen, मैं बन शौक से खाती हूँ और शौक से नहीं। बन मैं खाती हूँ ना, नहीं खाती शौक से, ठीक है। तो निश्ट और काइन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं hören lesen को समझने के लिए। तो निश्ट की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि है wir kommen am Wochenende, हम आ रहे हैं वीकेंड पर। wir kommen nicht am Wochenende, हम नहीं आ रहे वीकेंड पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वे फ्रागन और या नाइन फ्रागन। सवाल पूछने और सवालों का जवाब देने का भी ज़रूरी हमें आना चाहिए। ये तो स्पेशली आपको स्प्रेशन में हेल्प करेगा। जैसे कि आपके पास कुछ वे फ्रागन ये रहे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस स्लाइड में दी गई जितनी चीज़ें हैं वो मैं आराम आराम से बोल बोल कर पढ़ कर आपको क्यों नहीं बता रही, क्यों नहीं समझा रही, क्योंकि इस वीडियो में जस्ट हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ तक बात रही इनको हर टॉपिक को आराम से बताने की, समझाने की, तो जैसे मैंने शुरू में बात की थी उस पर सारी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप जर्मन आइंस कोर्स जो कि फ्री इस वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वो आप चेक कर सकते हैं। फ्रू मैं कह गई, फ्रू कहते हैं जर्मन में जल्दी को ना, लेकिन मैंने कहा था कि फ्री जो मौजूद है उसको आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको इन सारे टॉपिक्स भी डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगी ना। तो जैसे मैं बात कर रही थी कि एक्सप्रेशन के टाइल्स वाई में हमें क्वेश्चंस पूछने और उनके जवाब देने आने चाहिए। तो एक एग्जांपल हमारे पास है was machen Sie am Abend, क्या करते हैं आप शाम में। तो आप कुछ भी आंसर कर सकते हैं। zum Beispiel ich lerne Deutsch am Abend ना। एक और एग्जांपल मैंने बनाई है wohin को इस्तेमाल करके, जिसका मतलब है कहाँ को। जैसे कि wohin gehst du, कहाँ को तुम जा रहे हो।
जहाँ तक बात है या नाइन फ्रागन की, तो ये होते हैं यस नो क्वेश्चंस और ये बहुत आसान है बनाने। आमतौर पर जब हमने देखा था कि हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर बाकी चीज़ बाद में। बिल्कुल उसी को आपने लेना है, वर्ब को लेकर जाना है शुरू में, सब्जेक्ट को उसके बाद, तो बन जाएगा आपका या और आ नाइन फ्रागे। जैसे कि डी लैम्प इस्ट ब्लाउ, लैंप नीला है। इस डी लैम्प ब्लाउ, क्या लैंप नीला है? तो आप आंसर करेंगे या, डी लैम्प इस्ट ब्लाउ। इसी तरह किसी पिक्चर को दिखाकर अगर आपसे कोई पूछे कि इस डी लैम्प गेल्ब, क्या लैंप पीला है? तो आप क्या कहेंगे? नाइन, डी लैम्प इस्ट निश्ट गेल्ब, जी इस्ट ब्लाउ। कि नहीं, लैंप पीला नहीं है, वो तो ब्लू है। तो ये देखें कि फेमिनिन था ना लाम्पे, तो उसको हम जी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मस्कुलिन नाउन्स हों तो उसको आप एया के साथ चेंज कर सकते हैं और न्यूटर नाउन्स को एस के साथ चेंज कर सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए है ताकि आपको वो लफ्ज़ बार बार दोहराने ना पड़ें। अगला ज़रूरी टॉपिक वो है कि हमें रिक्वेस्ट और ऑर्डर बनाने आने चाहिए और ये हमें आइंस के स्प्रेशन टाइल राय में पूछने और बताने होते हैं। जैसे गेबन कहते हैं टू गिव को ना देना, और अगर हमने डू का बनाना है रिक्वेस्ट और ऑर्डर तो हम कैसे बनाएंगे? रिक्वेस्ट बिटे लगाकर हम बना सकते हैं। तो डू गिव्स थी ना फॉर्म, डू काट देंगे और एस्टे भी काट देंगे तो हो जाएगा गिव मिया बिटे आइने ठासे ठी। तो हमने डू गिफ्ट की जगह सिर्फ गिव कर दिया, तो दो मुझे प्लीज़ एक कप चाय। तो इया की रिक्वेस्ट बनाना तो बहुत आसान है। इया का मतलब है तुम सब, तो इसका जो वर्ब की फॉर्म होती है वही रहती है और इया कट जाता है तो हो जाएगा गिफ्ट मिया बिटे आइने ठासे ठी। तुम सब दो मुझे प्लीज़ एक कप चाय। और जो जी होता है आप वाला, इसकी तो सबसे ज़्यादा आसान है। इसको हम वर्बों को हमेशा याद रखिएगा कि रिक्वेस्ट और ऑर्डर बनाते हुए हमें हमेशा शुरू में लगाना होता है। तो गेबन जी मिया बिटे आइने ठासे ठी। जी वाली रिक्वेस्ट की फॉर्म्स में आपने जी को नहीं भूलना, हमेशा वो दूसरी जगह पर लाजमी लगा करता है। ठीक है। एक और ज़रूरी टॉपिक जो कि हमें आना चाहिए वो है पोजेसिव फॉर्म्स का, यानी मेरा तेरा, उस लड़की का उस लड़के का अगर हमने बातें करनी हैं तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें पोजेशन शो करने वाली फॉर्म्स आनी चाहिए, वो देख लेते हैं। जो कि ये रहीं, जैसे कि माइन, डाइन, जाइन, या, जाइन, उनजा, ओया, या और या। तो अब तो और भी ज़्यादा गड़बड़ स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर आपको याद हो पर्सनल प्रोनाउंस के टेबल में भी इया था ना, ठीक है। तो अब ये तीन तीन इया और आ गए हैं। तो ये चीज़ें कैसे आपने अपने जहन में संभालनी है और कैसे इनको या यूज़ करना है, और पहले याद करना है उसके बाद यूज़ करना है, ये अब आपके लिए थोड़ा चैलेंज हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज सीखनी आसान नहीं होती, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं जब तक कि हमें लैंग्वेज आए। ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्म्स आप याद कर लेंगे, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको जुमलों में इस्तेमाल करना भी आ जाएगा, जैसे कि अभी हम दो एग्जाम्पल्स देखने लगे हैं। तो mein Vater ist 50 Jahre alt। मस्कुलिन और जो न्यूटर है उसके लिए हम नॉमिनेटिव में माइन लगाते हैं, फेमिनिन प्लूरल में मायने लगाते हैं। तो मेरे अब्बा 50 साल के हैं। तो अगर मैंने कहना है कि तुम्हारे अब्बा 55 साल के हैं तो मैं कैसे कहूँगी? इस टेबल में से मुझे आप बताएं कि उसका क्या लगेगा और सेंटेंस कैसे बनेगा कमेंट सेक्शन में ना। दूसरी एग्जाम्पल है Meine Mutter ist Ärztin von Beruf। मेरी अम्मी बाय प्रोफेशन फीमेल डॉक्टर हैं। तो अगर अब्बा डॉक्टर होते तो इसको आप कैसे चेंज करते? ये छोटी छोटी ट्रिक्स और टिप्स हैं कि किस तरह आप खुद से कोशिश करके शीशे के सामने खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो वीडियो के पहले पार्ट में जो कि हम वो टॉपिक्स कर रहे थे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उसका आखिरी पॉइंट है कि आपको कुछ जॉइनिंग वर्ड्स भी आने चाहिए। तो इन तरह के वर्ड्स को हम जोड़कर लफ्ज़ों को या डिफरेंट जुमलों को जोड़ सकते हैं, जैसे कि उंट, ओरा, आबा, डेन, ob। कुछ बनाते हैं प्लेन सेंटेंसेस और कुछ बनाते हैं नेबन जेड से। नेबन जेड से की जहाँ तक बात है तो उसको आप A1 लेवल पे छोड़ ही दें। इनके साथ साथ आप कुछ बेसिक प्रपोजिशंस भी सीख लें, जैसे कि फ्यूआ, मिट, ओने, इम और इन जैसे भी कुछ आप बेसिक सीख सकते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनकी आप बेसिक फॉर्म्स को याद कर लें, खास तौर पर उनके मीनिंग्स को, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले पाए ना, कोई लेसन की टास्क इन लफ्ज़ों की वजह से आपकी एटलीस्ट गलत ना हो। और इनको याद करके इस्तेमाल करने से आप अपनी राइटिंग को भी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और hören और lesen में तो ये हेल्पफुल हैं ही। तो अभी तक जो सारे पॉइंट्स हमने एक एक करके डिस्कस किए थे, उनका ओवरव्यू ये रहा और इस पे आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा अच्छी कमांड हासिल कर लें। इनमें अगर हम गड़बड़ियाँ करेंगे तो आपके जहन में लाल बत्ती जल जानी चाहिए कि रुक जाओ यहीं, इसको ठीक करो, क्योंकि ठीक नहीं करेंगे तो फिर आप आगे जाने तक भी इस तरह की गलतियाँ करते रहेंगे। तो वीडियो के पार्ट 2 में हमने देखने हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो कुछ आम जिंदगी के वर्ब्स हैं, उनकी अगर आप परफेक्ट फॉर्म्स भी याद कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, जैसे कि लेजन की, जेन की, एसन, ट्रिंकन, इन जैसे जो बेसिक हर रोज़ इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स हैं, उनकी आप परफेक्ट फॉर्म्स भी याद कर सकते हैं। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को आइंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रही थी तो इन 2 वर्ब्स की मैंने पास्ट की फॉर्म्स देखी थी मॉडल पेपर्स में। तो इससे क्या पता चला कि आपको हाबन और जाइन की सिंपल पास्ट फॉर्म्स को भी याद करना होगा। फिर कुछ विशेस को, ग्रीटिंग्स को आपको बोलना करना आना चाहिए, जैसे कि हेलो, गूटे बैसगुंग आप कहेंगे उस बंदे को जो कि बीमार है, और अगर कोई बंदा सफ़र पर जा रहा है तो उसको आप कहेंगे गूटे गाइजे। तो विशेस और ग्रीटिंग्स भी अगर आपको आ जाएं तो अच्छी बात होगी। इसी तरह कुछ एवरीडे फ्रेजेस अगर आप याद कर लेंगे तो वो भी बहुत फ़ायदा देगा आपको राइटिंग और स्पीकिंग में, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिखी हैं। इन स्कीनोगेन, सिनेमा में जाना, हुंगा हाबन भूख होना। तो इस तरह के फ्रेजेस भी आप याद कर सकते हैं ताकि शुरू से ही आप बहुत अच्छी तैयारी करें। तो ऊपर जो आर्टिकल्स और उनके टेबल्स की हमने बात की थी, उनको ज़रा सा जहन में आप रख लें। बाकी ये चीज़ तो हम सभी लैंग्वेज लर्नर्स को इतनी मुश्किल लगती है कि किस तरह से हम हर नाउन का आर्टिकल याद करें कि कौन सा मस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कौन सा न्यूटर है। ये बेशक हमें मुश्किल लगता है याद करना, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें उनको याद करने की, थोड़ा सा टेबल को जहन में रखने की, तो इससे आपको हायर लेवल्स में भी काफ़ी आसानियाँ हो सकती हैं। फिर ये है कि अगर आपको प्राइसेस के बारे में सुनना समझना आता हो तो इससे भी आपको आसानी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स की। जैसे कि आप वैसे तो सिंगुलर नाउन्स याद करते हैं ना सारे के सारे, जैसे डियामान, डी फ्राउ, डी टॉक्टा, डियाजोन, इस तरह। अगर उनकी नज़र आप गुजरे नज़रों से, जैसे डी मैना है, तो थोड़ा सा बंदे को आइडिया हो जाता है कि हाँ ये तो मन की फॉर्म लग रही है। तो डया मन, आदमी एक, द मैन, और डी मैना, ज़्यादा आदमी ना। तो बेसिक फॉर्म्स जो होती हैं नाउन्स की, उनकी प्लूरल फॉर्म्स अगर आप जहन में रख लें, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह होती हैं और कैसे बनती हैं, ये भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। लेकिन इन सारी फॉर्म्स को आपने इस लेवल पर याद नहीं करना होता। फिर थोड़ा सा अगर आपको एजेक्टिव, वैसे तो आपको काफ़ी सारे 50-60 एजेक्टिव्स सीखने चाहिए A1 लेवल पे, रफली इतने आने चाहिए आपको, उनके बारे में पता हो तो अच्छी बात है। उसके साथ साथ थोड़ी सी समझ होनी चाहिए किसकी, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनाने की। जैसे कि होता है ना इंग्लिश में स्मॉल, स्मॉलर,
द स्मॉलेस्ट, बिल्कुल जर्मन में भी ऐसे ए के साथ उसकी कंपैरेटिव फॉर्म बनती है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, और सुपरलेटिव फॉर्म हम एक चीज़ को बाकी सभी चीज़ों के मुकाबले में कंपेयर करते हैं। तो क्लाइन छोटा, क्लाइना किसी और से छोटा, ठीक है, और आम क्लाइंस्टन सबसे छोटा। तो इस तरह आप ये फॉर्म्स को भी ज़रा सा जहन में रख सकते हैं कि हाँ, अगर बैसा लगी हुई है तो ये किसकी फॉर्म है। पता है आपको बैसा किसकी फॉर्म है, कौन सा एडजेक्टिव है जिसकी कंपैरेटिव फॉर्म बैसा है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इन सभी पॉइंट्स को हम येलो जोन में रखेंगे। अगर आती हों तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी आती हों तो भी चल जाएगा काम आपका, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता इन पॉइंट्स के बारे में होना चाहिए। और आखिरी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक्स जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होते A1 लेवल पर। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर बेसिक लेवल के सभी वर्ब्स के आपको परफेक्ट नहीं आते तो भी चलेगा। जैसे कि ट्रिंकन की वैसे हो जाती है हट के ठोंकन, नेमन की हो जाती है हट के नोमन, नेमन इज़ टू टेक ना, तो हट के नोमन। तो ये फॉर्म्स अगर आपको ना भी आती हों तो कोई मसला नहीं है। और इसी तरह परफेक्ट अगर नहीं आती तो पास्ट फॉर्म्स तो बिल्कुल भी ना आए तो कोई बात नहीं है, सिर्फ हाबन और जाइन की आप पास्ट फॉर्म्स याद कर लें। बाकी वर्ब्स की जो पास्ट फॉर्म्स हैं आस, वाई, बे, आइंस लेवल पर आपने सीखनी होती हैं। जैसे कि ये 3 वर्ड्स देखकर आप गेस कर सकते हैं कि कौन से वर्ब से निकली हैं। आस निकली है एसन से, लास निकली है लेजन से, और जा निकली है जेन से। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनकी इस तरह की फॉर्म्स भी हो सकती हैं? तो ये सिंपल पास्ट फॉर्म्स है ना इनकी, ठीक है, तो ये भी हमें नहीं चाहिए होती। वो जो ऊपर हम बात कर रहे थे ना नेबन जेड से की, वो होते हैं डिपेंडेंट सेंटेंसेस। वो भी इस लेवल पे अगर आपको ना आए हों इट्स कम्प्लीटली फाइन, कोई मसला नहीं है। जैसे कि दस, वाइल, ऑब्वोल। दस कहते हैं दैट को, वाइल कहते हैं बिकॉज को, ऑब्वोल कहते हैं ऑल्दो को। तो हालांकि, क्योंकि और के जो हैं इनके जुमले आप ना भी अगर बना पाएँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए आपकी राइटिंग में। और जो हमने ऊपर बात की थी, अगर सभी नाउन्स की प्लूरल फॉर्म्स आपको नहीं आती तो भी कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म का मसला नहीं। जैसे कि दस बुख की हो जाती है डी ब्यूशा, तो सारे नाउन्स की फॉर्म्स प्लूरल आप ना भी याद करें तो चलेगा। और लास्ट पॉइंट है एजेक्टिव एंडिंग्स। ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आस वाई लेवल पे स्टूडेंट थोड़ी थोड़ी फॉर्म्स ये याद करना शुरू करते हैं एंडिंग्स की, और बे आइंस लेवल पर तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इनके टेबल्स आते हों और इनको यूज़ करने का पता हो। जैसे कि 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दी हुई हैं, आइन क्लाइनस आउटो और दास क्लाइने आउटो। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क जस्ट इनकी एंडिंग्स में है, इनके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है। इनके मीनिंग्स क्या बने? एक छोटी गाड़ी और दा छोटी गाड़ी, और कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, ठीक है। एंडिंग्स लगाने में उनके मीनिंग्स चेंज नहीं होते। तो जहाँ तक इन सभी टॉपिक्स की बात है, आप इत्मीनान करें, तसल्ली रखें, ग्रीन जोन में हैं आप। अगर ये आपको ना भी आते हों तो फिर भी आप बहुत अच्छे नंबरों से अपना आइंस का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। जाते जाते कुछ एंड रिमार्क्स हो जाएं। अगर आप अपने A1 के इम्तिहान में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाना चाहते हैं तो जो मस्ट लर्न टॉपिक्स थे पार्ट 1 में उसको याद कर लें और उनकी बहुत अच्छी तैयारी कर लें, क्योंकि उनके बगैर आपका मुश्किल हो जाएगा कि आप स्पोकन में, रिटन में कुछ कर पाएँ ना, ठीक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि रूल्स को याद करना ज़रूरी है ना, इसमें कोई शक नहीं है, रूल्स आने चाहिए आपको। लेकिन रूल्स को याद करने से ज़्यादा जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है, उनको अप्लाई करना। अब देखें, आपने याद करके रख लिया डी याके, डी होज़े, डी ब्लूज़े, दस हैम्ड ना, लेकिन इनको जब यूज़ करना है, अप्लाई करना है, तो वो भी तो आपको आना चाहिए ना। इसी तरह बाकी चीज़ें भी जो आपने याद किए हैं रूल्स कि कौन से वर्ब्स की क्या एंडिंग्स होनी चाहिए सब्जेक्ट के मुताबिक, उनको अप्लाई करेंगे तो ही आपको फ़ायदा दिखेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
और जहाँ तक बात रही इस सारे जो A1 के हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आपको बुक्स में से हेल्प मिल सकती है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन पर कोर्सेज पड़े हुए हैं, डिफरेंट चैनल्स पर भी आपको मिल जाएंगे, तो बहुत सारी जगहों से आप याद कर सकते हैं। लेकिन किसी एक चीज़ को आप पकड़ लें, चाहे किताब है, चाहे कोई वेबसाइट है, चाहे चैनल जैसे कि हमारा देसी लर्न जर्मन है, किसी एक चैनल पर आप स्टिक कर जाएं और उसी की सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें, क्योंकि 2-3 चीज़ें अगर आप मिक्स और मैच करेंगे ना, तो फिर आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। और ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये क्या है कि एक टाइम पर एक ही चीज़ करें। अगर एक दिन आपने वर्ब्स याद किए हैं तो उनकी वर्ब्स की फॉर्म्स को पक्का करें, छोटे छोटे उनसे सेंटेंसेस बनाएं। फिर 2-4 दिन बाद फिर आप अगले नाउन्स याद कर सकते हैं, फिर 2-4 दिनों बाद आप एडजेक्टिव्स याद कर सकते हैं। तो एक टाइम पर एक चीज़ करने से ये होगा कि आपके जहन में चीज़ें गड़मड़ नहीं होंगी। और आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि तब तक प्रैक्टिस करते रहें जब तक आप किसी भी टॉपिक के मास्टर ना बन जाएं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे बाद आज मैंने आधे घंटे से ऊपर की वीडियो बनाई है। ये आपको कैसी लगी, इसने आपकी हेल्प की है कि नहीं, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।